So good morning students. And now in this video we shall continue our chapter number 7, that is lifelines of national economy, that is already going on in our classes, in our videos. So please check out page number 84 in your textbooks. Okay, we shall continue this chapter now. Now beta, in the previous video we had discussed about the topic that was the state highways, district roads and the rural roads. We had earlier discussed this. Before that video we had already discussed about the super highways and national highways also. So now this means that our roadways is going on. ठीक है ना, our roadways is going on, and in the same main topic of roadways we shall continue with one other type of roads, that are your border roads. So please check out page number 84. We shall again discuss about the roadways, ठीक है, that is going on in your class, roadways, and in roadways we shall further discuss another type of road, that is your border roads. Border roads, ठीक है. चलो now देखो बेटा, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, the term is the border roads. ना बॉर्डर रोड्स कौन सी रोड्स होती हैं? ये वो रोड्स होती हैं जो आमतौर पर बॉर्डर एरियाज में बनाई जाती हैं. द रोड्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री are known as the border roads. ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है अपने आप में कि ये वो रोड्स हैं जो कि आपके बॉर्डर एरियाज में, यानी कि आपके देश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके आसपास के एरियाज में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको हमने क्या नाम दे रखा है प्यारे बच्चों? दैट इज योर बॉर्डर रोड्स. ठीक है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो. हाँ अच्छा, अब इसको बनाता कौन है? बॉर्डर रोड्स को बनाता कौन है? जैसे हमने देखा कि जो सुपर हाईवेज हैं उसको कौन कंस्ट्रक्ट करता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, NHAI. आपकी जो नेशनल हाईवेज हैं NH को कौन कंस्ट्रक्ट करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. फिर हमने देखा था स्टेट हाईवेज को कौन कंस्ट्रक्ट करता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन बनाता है? जिला परिषद. और जो रूरल रोड्स हैं ये किस योजना के तहत बनाई जाती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ठीक है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. अब इसी तरह से सवाल उठता है कि हु कंस्ट्रक्ट दिस बॉर्डर रोड्स. तो एक और क्वेश्चन लिख लो फॉर 1 मार्क्स. विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स द बॉर्डर रोड्स. ठीक है, फॉर 1 मार्क्स. इसी तरह का इसका सेपरेट अलग से क्वेश्चन एक और लिख लो. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉर्डर रोड्स फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, चलो अब कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको कंस्ट्रक्ट करती है? ऑर्गेनाइजेशन. बेटा द ऑर्गेनाइजेशन इज योर BRO, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दैट इज योर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, this government organization constructs the border roads. This government organization BRO, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट दिस बॉर्डर रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज. आप देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ बुक में भी. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved the accessibility in the areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. ठीक है ना, आप देख सकते हो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि आपकी जो BRO है, मैं इसको रब कर रहा हूँ. ठीक है, ये जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960s. ठीक है, इन द ईयर 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. और क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? वाई बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन the roads
of strategic importance, of strategic importance in the border areas, also for the economic development, also for the economic development of the people living in those areas। ठीक है, ये आप सारा लिख सकते हो। Also for the people, also for the economic development, also for the economic development of the people living in those areas। मतलब कि इस रीज़न के लिए, इस खास रीज़न के लिए BRO को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1960, ताकि ये काम किया जा सके। इसीलिए इसको 1960 में बनाया गया। अब बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये क्या है? बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। प्यारे बच्चों, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है ऐसी रोड्स जो कि ना आर्मी के द्वारा यूज़ की जाती है अपने सामान को ले जाने के लिए, आर्मी के लिए हथियार लेकर जाने के लिए, आर्मी के लिए राशन लेकर जाने के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, रजाइयाँ और गर्म कपड़े ये सब लेकर जाने के लिए, हथियार लेकर जाने के लिए। जैसे आप लोग देख रहे हो आजकल चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो चाइना के साथ लगते लद्दाख रीजन में हमने काफ़ी सारी रोड्स बनाई है। आप सभी ने पढ़ा होगा, लद्दाख में हमने एक रोड बनाई है DSDBO, ठीक है ना, दारबुक शायोग दौलत बेग ऑल्दी रोड, ठीक है, ये आप सभी को पता है, जिसकी वजह से चाइना आजकल इतना मतलब इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा सा कर रहा है। तो ये सारी क्या है, हमने रोड्स बनाई हैं अपने एरियाज़ में, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी पड़ोसी देश से, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चाइना है, अगर उनके साथ कभी युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो हम इन रोड्स को, हम इन स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचा सकें, आर्मी के लिए हथियार जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा सकें, आर्मी के लिए राशन खाने पीने का सामान पहुँचा सके, दवाइयाँ पहुंचा सके, ये मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ, ये सब पहुंचा सके, ताकि हमारी आर्मी प्रॉपरली उनके साथ जल्दी से जल्दी युद्ध और बेहतर तरीके से युद्ध कर सके। तो इसीलिए ऐसी सड़कों को जो कि ऐसी रोड्स को जो कि आर्मी के लिए और आर्मी के हथियारों को लाने के लिए यूज़ होती हैं, ऐसी रोड्स को हम क्या बोलते हैं, द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इसको, इन रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बनाने का काम कौन करता है, आपकी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इन्हीं रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड्स। इन रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड्स। और बॉर्डर रोड्स को बनाता कौन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, फॉर दिस पर्पज। अब इससे क्या होता है, आर्मी वगैरह को तो फायदा होता ही होता है, साथ साथ उन एरियाज में, इन बॉर्डर एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ये काम भी होता है, ठीक है, ये काम तो होता ही होता है। आर्मी के लिए तो अच्छी है ही है, ये बॉर्डर रोड्स आर्मी के लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन साथ साथ उन बॉर्डर रीजन्स में जो लोग रहते हैं ना, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उनको भी देश के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट होने में मदद मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर रोड्स, जो कि बनाता कौन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर रोड्स के बारे में था, क्लियर। ये पिक्चर 7.3 में आप देख सकते हो और 7.4 में भी आप देख सकते हो, ये आर्मी के ट्रक्स भी जा रहे हैं यहाँ से, और साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन की कार्स वगैरह भी जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे दूर दराज के एरियाज़ को हमारे शहरों के साथ जोड़ने का काम करती हैं ये आपकी बॉर्डर रोड्स, ठीक है, जो कि BRO द्वारा बनाई जाती है, क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रोड्स कैन बी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ मटेरियल। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लो, राइट ऑन द क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the classification of roads on the basis of the type of material used for their construction. Explain the classification of roads on the basis of the type of material used for their construction. Explain them for 1 marks or 3 marks. चलो ठीक है बेटा, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ roads
on the basis of their construction, on the basis of their type of material, on the basis of their types of material, on the basis of their type of material used for construction, ठीक है. We shall discuss this now. ठीक है, चलो. तो बेटा अंडरलाइन प्लीज. ठीक है, रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है जी, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 मेटल रोड्स, ठीक है, एंड नंबर 2 द unmetal roads. ठीक है, metal roads and unmetal roads. Now what are metal roads? Please underline. Metal roads may be the made of cement, concrete or even bitumen coal, and therefore these are also called the all weather roads. ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नाम है metal roads. मेटल रोड्स मतलब ऐसी रोड्स जो कि बिल्कुल पक्की सड़कें होती हैं. ठीक है जी, जो कि पक्की सड़कें होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट, ठीक है, और इवन द बिटुमन ऑफ कोल. ठीक है, ये लुक से डाले, लुक बजरी जो होती है, बिटुमन ऑफ कोल. ठीक है, लुक बजरी वगैरह इसको बोलते हैं, बिटुमन ऑफ कोल, इससे भी बनाई जाती है. और इसीलिए अब क्योंकि ये इन सब से बनी होती है, इसीलिए एकदम हार्ड होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं. तो दैट्स वाई इनको हम लोग हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, आंधी तूफान, कभी भी इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होती, लंबे टाइम तक बनी रहती. तो दैट्स वाई दिस मेटल रोड्स आर ऑल्सो नोन एज, प्यारे बच्चों, द ऑल वेदर रोड्स. इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, ऑल वेदर रोड्स. ठीक है जी, ऑल वेदर रोड्स, क्योंकि ये पक्की सड़कें हैं, सीमेंट से बनी होती हैं या कंक्रीट से बनी होती हैं या लुक बजरी से बनी होती है, बिटुमन ऑफ कोल. तो इसीलिए पूरे साल ये टिकी रहती हैं, लंबे टाइम तक टिकी रहती हैं. बारिश में भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, गर्मी में भी यूज़ हो सकती हैं, सर्दी में भी यूज़ हो सकती हैं. तो दैट्स वाई इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑल वेदर रोड्स. ठीक है, और हम लोग ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. इनको बनाने में किस चीज़ की यूज़ हुई है, किस चीज़ों की यूज़ हुई है, तो उसके ऊपर हम लोग लिखा है इन सब चीज़ों की यूज़ हुई है. और दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ऑल वेदर रोड्स. ठीक है, ये हो गए मेटल रोड्स. अब सेकंड पार्ट आपका, जैसे हमने देखा अनमेटल रोड्स, ये भी अंडरलाइन कर लो. अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ द यूज इन द रेनी सीजन. अब अनमेटल रोड्स कौन सी, अभी कच्ची सड़कें. ठीक है ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था पक्का रोड्स एंड कच्चा रोड्स. तो यही है मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स. ठीक है, मेटल रोड्स होगी पक्का रोड्स एंड आपकी अनमेटल रोड्स होगी आपकी कच्चा रोड्स. अब वो कच्चा रोड्स जो है या अनमेटल रोड्स है, उसका पता ही है आपको क्या होती है, क्या कैसी होती है, सारा पता ही है आपको. ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है जी, अनमेटल रोड्स. अब अनमेटल रोड्स में क्या है, ऐसी सड़कें जिनमें इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं हुआ. वो आमतौर पे क्या होती है, कच्ची सड़कें होती है. मतलब कि नो सीमेंट और कंक्रीट और बिटुमेन कोल एटसेट्रा आर यूज्ड. ठीक है, क्या होती है, मोस्टली सैंडी. अभी सैंडी किसी का नाम नहीं है. ठीक है, सैंडी किसी का नाम नहीं है. सैंडी मतलब मिट्टी से भरी हुई, सिर्फ मिट्टी से बनी हुई सड़कें होती हैं. सड़क तो कह ही नहीं सकते इसको, आने जाने का जस्ट कच्चा रास्ता ही होता है, मिट्टी होती है उसमें. तो मोस्टली सैंडी एंड गाद जिसको बोलते हैं, एक मिनट, गाद एक वर्ड है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, उससे बनी होती है. ठीक है ना, तो सैंडी एरियाज में होती हैं. क्या है इसका आंसर, 1 मिनट.
चलो यही लिखोगे इसमें, मोस्टली सैंडी, ठीक है। यस, वो वर्ड है सिल्ट, सॉरी, यस आई रिमेंबर, सैंडी एंड सिल्टी, हाँ ये वर्ड। अब ये दो बच्चों के नाम नहीं किसी के, सैंडी एंड सिल्टी, ठीक है। ये क्या है, सैंडी मतलब कि मिट्टी की सड़क है, और सिल्टी मतलब गाद वगैरह से बनी हुई सड़क होती है जिसमें काफ़ी, अब देखो ना सिल्टी क्या होता है, जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, कीचड़ कीचड़ से भर जाती है, ऐसी सड़क को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टी एकदम। तो ये ऐसी आमतौर पे मोस्टली सैंडी एंड सिल्टी। तो अब ऐसी सड़क जिसमें पानी से पानी भी वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई है, कीचड़ से भरी हुई है, ऐसी सड़क को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनमेटल्ड रोड्स, ठीक है। और ऐसी सड़कों को आमतौर पे, ऐसी रोड्स, सच टाइप ऑफ रोड्स गो आउट ऑफ यूज, ठीक है, मोस्टली सैंडी एंड सिल्टी, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ रोड्स, ये रोड्स तो कह ही नहीं सकते इसको, वैसे कहने को रोड्स नहीं है, असली में कोई रोड्स नहीं है। दीज टाइप ऑफ रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन, ठीक है ना। अब बारिश के मौसम में ऐसी सड़क जो है बिल्कुल कीचड़ से भर जाएगी, तो उससे होगा क्या कि आने जाने के लिए यूजेज का फ़ायदा ही नहीं, कोई ऐसी सड़कों का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमेटल्ड रोड्स या कच्चा रोड्स, ठीक है। तो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटीरियल यूज्ड इन दम, ठीक है। नेक्स्ट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज योर रोड डेंसिटी। राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रोड डेंसिटी फॉर 1 मार्क्स। ये मेरा ऊपर underline please. What is road density? The length of road per 100 square kilometer of area is known as your road density. So please underline. ठीक है, road density, the length of road per 100 square kilometers of area is known as the density of road. यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, 100 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में कितनी सड़कों की लेंथ है, दैट इज़ योर रोड डेंसिटी। जैसे सपोज करो कोई पूरा एरिया है, वहाँ वो पूरे एरिया की जो मतलब कि जो लेंथ ब्रेथ सब मिलाकर एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का, ठीक है। अब 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में मान लो 500 किलोमीटर्स, 500 स्क्वायर किलोमीटर्स की सड़कें बनी हुई, ठीक है। तो ये तो रोड डेंसिटी क्या हो गई, 500 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये भी मतलब कि आपके एरिया में आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में कितना सड़कों का जाल बिछा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रोड डेंसिटी। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में आमतौर पे ना मुंबई जैसे शहरों में सड़कें बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मतलब लेंथ में है। वहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में क्या है कि एवरेज रोड डेंसिटी कितनी है, अबाउ 500 किलोमीटर्स। मतलब कि अगर आप 100 किलोमीटर का एरिया चेक करोगे तो उसमें 500 किलोमीटर तक की सड़कें बिछी होंगी, ठीक है ना। सारी लंबाई चौड़ाई सब मिलाकर, छोटी छोटी गलियां वगैरह सब मिलाकर टोटल 500-600 किलोमीटर की सड़कें बनी होगी। यही आप चले जाओ दूर दराज के गाँव में, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पे आप 100 किलोमीटर का एरिया चेक करोगे, तो पूरे एरिया में आपको 10 किलोमीटर या चलो 10 किलोमीटर से भी कम, 10 स्क्वायर किलोमीटर की सड़कें भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए रोड डेंसिटी हमारे देश में अलग अलग है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत कम है, और अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप देख सकते हो सारा का सारा। The length of road density per 100 square kilometers of the area is known as density of roads. Distribution of road is not uniform in this country. Please underline. Distribution of road is not uniform in this country. Density of all road varies from 10 kilometers in Jammu and Kashmir to 375 kilometers in the states of like Kerala. एंड नेशनल एवरेज इज 75 किलोमीटर। ये पुराना डाटा दिया हुआ, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारे देश में जो रोड डेंसिटी है ना, ये रोड डेंसिटी is not same लिख लो, uniform is not uniform in all the regions of the country,
ठीक है ना, इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन द स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा, जो कि कहाँ पड़ते हैं, प्लेन्स में, इन द प्लेन्स, ठीक है, हैव हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स, फॉर एग्जाम्पल more than 200 square kilometers of road density, ठीक है। अगर आप पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज की देखो जो कि कहाँ बने, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बने, तो यहाँ पर क्या है, सड़कें बिछाना आसान है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 200 स्क्वायर किलोमीटर 300 स्क्वायर किलोमीटर की सड़कें मिलेंगी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 किलोमीटर के एरिया में चेक करोगे तो 200-300 किलोमीटर तक की सड़कें आपको मिल जाएंगी पंजाब हरियाणा यूपी जैसे एरियाज में। लेकिन यही अगर आप चेक करो हिली रीजन्स में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अब वहाँ पे क्या है, हिमालयन रीजन, वहाँ पर सड़कें बिछाना आसान नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कहीं पर 10 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 20 स्क्वायर किलोमीटर, 30 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी सड़कें मिलेंगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर इन स्टेट्स में जो कि प्लेन्स में है, इनमें सड़कें बिछाना बहुत आसान है और बहुत कम महंगा है, ठीक है ना, बहुत सस्ता है, मतलब कि बहुत सस्ता भी है और बहुत आसान भी है। तो इसीलिए इन जैसे स्टेट्स में, प्लेन्स में बने हुए स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में सड़कें आपको काफ़ी अच्छी डेंसिटी में मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 200 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें मिल जाएंगी, 300 की भी मिल जाएंगी, 400 स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगी, ठीक है, बिकॉज लेइंग डाउन ऑफ रोड्स इज मच ईजियर एंड वेरी लेस एक्सपेंसिव इन दिस एरियाज। बट इफ यू गो टू द हिमालयन रीजन्स, अगर आप हिमालयन रीजन में जाओ, ठीक है, बट if we see the mountainous regions like J&K, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इन दीज एरियाज, इन दीज माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है, इन दीज माउंटेनियस रीजन्स, इन दीज हिमालयन रीजन्स, द रोड डेंसिटी विल बी वेरी लेस, ठीक है, दिस मतलब रोड डेंसिटी, दिस रोड डेंसिटी will be very less. For example अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल लो तो 10 किलोमीटर्स, ओनली 10 स्क्वायर किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। देखो, एक तरफ पंजाब जैसे रीजन्स हैं, हरियाणा जैसे रीजन्स हैं, जहाँ पर 100 किलोमीटर के एरिया में आपको 200 से 300 स्क्वायर किलोमीटर की सड़कें मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उसी देश में अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज भी हैं जहाँ पर 100 किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ 10 to 20 किलोमीटर तक की सड़कें मिलेंगी। रीज़न क्या है कि इन माउंटेनियस रीजन्स में सड़कें बिछाना उतना आसान नहीं है जितना ये कि हमारे यहाँ प्लेन्स में। यहाँ पर सड़कें बिछाना महंगा भी बहुत है और साथ साथ बहुत मुश्किल काम भी, क्योंकि कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी खाइयाँ हैं, कहीं पर टनल बनानी पड़ेगी, कहीं पे ब्रिज बनाने पड़ेंगे, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कुछ हो गया, तो यहाँ सड़कें बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि हमारे पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वगैरह एरियाज में, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न दैट रोड डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन दिस कंट्री। यही एक रीज़न है कि हमारे देश में रोड डेंसिटी जो है, यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में आपको कितने किलोमीटर की सड़कें मिल रही हैं, ये रोड डेंसिटी हमारे देश में यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे देश में एक जैसी नहीं है। प्लेन्स रीजन में कुछ और है, माउंटेनियस रीजन्स में कुछ और है, प्लेट्यू रीजन्स में कुछ और है, डेजर्ट रीजन्स में कुछ और है, ठीक है ना, सभी जगह पे अलग अलग है। बिकॉज लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन ऑल दीज डिफरेंट एरियाज इज नॉट सिमिलर टू ईच अदर।
कहीं पर कैसा है, कहीं पर कैसा है, कोई माउंटेनियस रीजन है तो कोई प्लेन्स रीजन है, कोई डेजर्ट रीजन है तो कोई प्लेट्यू रीजन है। तो जब टेरेन अलग अलग है तो फिर डेफिनेटली सड़कों की डेंसिटी, रोड डेंसिटी भी अलग अलग ही होगी। कहीं पर 100 किलोमीटर में आपको 500 किलोमीटर सड़कें मिल जाएंगी, कहीं पर 100 किलोमीटर से आपको 300 किलोमीटर सड़कें मिल जाएंगी, लेकिन उसी देश में कहीं पर आपको 100 किलोमीटर में 10 to 20 किलोमीटर की सड़कें भी मिलेंगी। रीज़न हमारे यहाँ पर टेरेन डिफरेंट है, तो दैट्स वाई रोड डेंसिटी भी डिफरेंट है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। समझ लगी चीज़? क्लियर हो बच्चों? ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। यही चीज़ एक और लागू होती है, ठीक है, ये मैंने बता दी टेरेन के हिसाब से। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ये रब कर रहा हूँ। रोड डेंसिटी is also different in the case of rural and अर्बन एरियाज। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये तो पता ही होगा आपको कि अगर आप शहरों में जाते हो, अर्बन एरियाज में जाते हो, वहाँ पे सड़कों का नेटवर्क अच्छा मिलता है आपको। अगर आप गाँव में चले जाते हो, वहाँ पर उतनी अच्छी सड़कें नहीं आपको मिलती, उतनी ज़्यादा सड़कें नहीं मिलती। तो रोड डेंसिटी अगर हम लोग अर्बन और रूरल एरियाज के बेस पे चेक करें तो तब भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे रोड डेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे रोड डेंसिटी कुछ और होगी। यहाँ पे 100 किलोमीटर्स में, यहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में आपको 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर सड़कें मिल जाएंगी। यहाँ पे रूरल एरियाज में हो सकता है आपको 100 किलोमीटर के एरिया 50 किलोमीटर सड़क मिले, 20 किलोमीटर की मिले, 70 किलोमीटर की मिले, 30 किलोमीटर की मिले। ठीक है, तो मतलब कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का भी फर्क है हमारे देश में इन द केस ऑफ रोड डेंसिटी। ठीक है, माउंटेनियस रीजन और प्लेन्स रीजन का तो फर्क है ही है, द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन तो है ही है 100%, लेकिन साथ साथ अर्बन और रूरल का फर्क भी है इफ़ वी सी द केस ऑफ रोड डेंसिटी। तो इसका फर्क भी है प्लस टेरेन का फर्क भी। ये दोनों तरह के फर्क की वजह से हमारे देश में रोड डेंसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं है। इट इज़ डिफरेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। प्लेन्स में कुछ और है, माउंटेन्स में कुछ और है, ठीक है, डेल्टा आपके प्लेट्यूज में कुछ और है, और डेजर्ट में कुछ और है। इसी तरह से अर्बन एरियाज़ में कुछ और है और रूरल एरियाज़ में कुछ और है। क्लियर बेटा? ये इसमें बताया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा, अब हमारा ना रोडवेज कंप्लीट हो गया। नाउ आवर रोडवेज हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ आवर नेक्स्ट मेन टॉपिक इज फॉर रेलवेज। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग मेन टॉपिक जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्ट में हमारा जो हम लोग ये पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज लैंड। ठीक है, लैंड के हमने देखा था 3 टाइप्स हैं। आपको याद हो जो सबसे पहली वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट में 3 टाइप्स होती हैं, लैंड, ठीक है, वाटर एंड एयर। ठीक है, लैंड, वाटर एंड एयर। अभी ये हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे, ये अभी बाद में चक्कर आएंगे, ये अभी नहीं पढ़ रहे, ये अभी नहीं पढ़े, तो इसीलिए इनको ये भी साइड में रखो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लैंड। लैंड के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था। फर्दर 3 पार्ट्स कौन से थे? रोडवेज, ठीक है, सेकंड पार्ट था रेलवेज, थर्ड पार्ट था पाइपलाइंस। ठीक है, आपको याद होगा सारा, ये हमने चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अभी हम लोग लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं लैंड, और इसमें से हमारा ये टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गई रोडवेज। मतलब कि लैंड का फर्स्ट टॉपिक ये इज कंप्लीटेड, रोडवेज। अब इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग लैंड के ही सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? दैट इज योर प्यारा रेलवेज। ठीक है, हमारा रोडवेज कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इस पर जाएंगे रेलवेज के। मतलब के लैंड के ही सेकंड ऑप्शन पर रेलवेज, फिर जब ये हो जाएगा फिर लैंड के थर्ड ऑप्शन पे पाइपलाइंस पे। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रेलवेज को। ठीक है, ये बाद में शुरू होगी, अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये पढ़ें इतना। ठीक है, तो नाउ दिस वन रेलवेज। ठीक है, चलो अब मैं ये रख दूँ। ओके जी, रेलवेज।
देखो प्यारे बच्चों, रेलवेज़ का आपको पता ही है, इतना कोई बहुत कोई बड़ी बात तो मैं बता नहीं रहा, ठीक है, पता ही खुद भी पता ही आपको रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। अंडरलाइन प्लीज, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, ठीक है ना। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद अदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज, ठीक है। ये सारा रेलवेज़ के बारे में बताइए, सब आपको सब कुछ बताइए कि रेलवेज़ क्या है। रेलवेज़ के बारे में अगर सिंपल लैंग्वेज बात करें तो वेरी इजी, कन्वीनियंट एंड चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है ना। हमारे देश में अगर हम बात करें तो रेलवेज़ बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है, काफ़ी कन्वीनियंट है रेलवे मिलने में, और साथ साथ काफ़ी सस्ता भी है रेलवेज़ में ट्रैवल करना इस देश में। तो इसीलिए रेलवेज़ की हमारे देश में कोई नकल नहीं है। इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया, ठीक है जी। इंडिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दुनिया का। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें सेकंड आप क्या लिख सकते हो, जो आपके रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ को सिर्फ हम लोग ट्रैवल करने के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि इसका सेकंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या है प्यारे बच्चों, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर for longer distances, यहाँ पर ना ऊपर ये थोड़ी करेक्शन कर लो, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जगह कर लो, क्योंकि फिर 2 बार ट्रांसपोर्टेशन रिपीट हो जाएगी। वेरी इजी, कन्वीनियंट एंड चीपर मोड ऑफ ट्रैवलिंग कर लो, ट्रैवलिंग ऐसे करो, ऐसे फिर दोनों अलग अलग नहीं तो एक जैसे पॉइंट लगेंगे। ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, लोगों के ट्रैवल करने के लिए काफ़ी इजी, कन्वीनियंट और चीप मोड ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ट्रैवलिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि देखो ना रेलवेज में हम लोग ट्रैवल भी करते हैं, हम लोग खुद भी आना जाना करते हैं, प्लस साथ साथ हम लोग अपने सामान को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, खास करके तब जब हमने सामान को काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंसेस पर भेजना हो। जैसे आपको याद होगा वीडियोस के स्टार्टिंग में जब हम रोडवेज पढ़ रहे थे ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि रोडवेज से सामान हम लोग आमतौर पे कब भेजते हैं, जब हमने शॉर्टर डिस्टेंस के लिए भेजना हो। सपोज करो मैंने दसुआ से जलंधर सामान भेजना है, तो वो क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस, तो मैं आराम से ट्रक में अपना सामान भेज सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने जलंधर से लुधियाना सामान भेजना है, लुधियाना से अमृतसर भेजना है, तो मतलब ये सारे क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस, तो मैं बड़े आराम से रोडवेज के जरिए भेज सकता हूँ। लेकिन सपोज करो मैंने अपने सामान को अमृतसर से चेन्नई भेजना हो, या मैंने अपने सामान को जलंधर से कोलकाता भेजना हो, मैंने अपने सामान को कोलकाता से मुंबई भेजना हो, मैंने अपने सामान को श्रीनगर से नीचे इधर मद्रास की तरफ, चेन्नई की तरफ भेजना हो, श्रीनगर टू मद्रास, फिर मैं क्या करूँगा, वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर डिस्टेंस। तो जब हमने अपने गुड्स को काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करवाना हो, ऐसे काम के लिए हम लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होती है, और उस ऑप्शन का नाम क्या होता है, रेलवेज। के मतलब कि रेलवेज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, इज अ वेरी गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस। लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, लंबे डिस्टेंस को सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे इजी, कन्वीनियंट और चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या है, आपका प्यारा, रेलवेज। समझ लगी चीज़। अगर तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करना है फिर रोडवेज सही है। आपने जलंधर से अमृतसर जाना है, जलंधर से लुधियाना जाना है, जलंधर चंडीगढ़ जाना है, जलंधर से दिल्ली जाना है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, बड़े आराम से कर दो। लेकिन अमृतसर से चेन्नई, अमृतसर से कलकत्ता, अमृतसर से गुवाहाटी, इतने दूर के 1000 2,000 किलोमीटर के दूर डिस्टेंस में जाना हो, सामान को भेजना हो, तो हमेशा आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन आती है, वो है रेलवेज। क्योंकि रेलवेज इज अ वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरी ईजी, कन्वीनियंट एंड चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, अनलाइक द रोडवेज। समझ लगी चीज़। चलो
एक क्वेश्चन लिखो, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले रोडवेज के केस में लिखा था, अब रेलवेज के केस में सेम वैसा ही क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन क्वेश्चन प्लीज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज? एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज। Write any 5 points in detail. Write any 5 points with proper explanation and headings. With proper explanation and headings. ठीक है, कि आपको याद होगा रोडवेज वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रोडवेज के क्या एडवांटेजेस हैं रेलवेज के ऊपर। अब रेलवेज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रेलवेज के क्या एडवांटेजेस हैं रोडवेज के ऊपर। तो पहले 2 एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग करने के लिए भी बड़ा इजी मोड है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस बड़ा इजी मोड है। नेक्स्ट नंबर 3, ये मैं रब करूँ, ठीक है। ओके जी, नंबर 3 में आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हाँ, more and more people can travel as compared to the road। ऐसे एक तरफ ट्रेन है, एक तरफ बस है, तो किस में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं? ट्रेन में कर सकते हैं ना। अब एक ट्रेन में मान लो 3000 लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ, इतनी बड़ी ट्रेन होती, तो क्या एक बस में या एक ट्रक में या एक कार में 3000 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करवाने के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करवाने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है सबसे बढ़िया, और वो क्या है आपका रेलवेज, ठीक है ना। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस पे। तो वो क्या होता है, एक रेलवेज को एक एडवांटेज देता है ओवर रोडवेज। ये चीज़ रोडवेज में कभी पॉसिबल नहीं, बट रेलवेज में ये चीज़ पॉसिबल। तो मोर एंड मोर पीपल कैन ट्रैवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज एज कम्पेयर टू द रोडवेज इन रेलवेज। ऐसे एज कम्पेयर टू रोडवेज इन रेलवेज, ऐसे, ठीक है, कि रोडवेज के मुकाबले रेलवेज में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रोडवेज में इसमें कभी भी ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 4। हाँ, नंबर 4 लिखो बच्चों। यूजफुल for the economic progress of the country। अगर आपकी कंट्री को तेज़ प्रोग्रेस करनी है तो डेफिनेटली आपको सड़कों का जाल तो बिछाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपकी कंट्रीज़ में रेलवेज़ का जाल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, ज़्यादा सामान हम लोग रोडवेज़ के बजाय रेलवे से ज़्यादा सामान को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक बस में या एक ट्रक में आप कितना सामान ट्रांसपोर्ट कर लोगे, लेकिन एक ट्रेन में आप कितना ज़्यादा सामान आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा मालगाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। कितने एक मालगाड़ी में 70-80 डब्बे होते हैं। जो ऐसे ही पेट्रोलियम लेने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, जो गोल गोल सी गाड़ियाँ होती है, देखी होगी पेट्रोल की गाड़ियाँ, उसमें भी देखो एक डब्बे में एक गाड़ी में 200 डिब्बा भी होता है। तो कितना ज़्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है रेलवे। तो इसीलिए रेलवे जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ योर कंट्री। अगर आपकी कंट्री में रेलवेज ज़्यादा है ही नहीं है, या बहुत कम है, या है ही नहीं रेलवेज, तो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट कभी भी फास्ट नहीं हो सकती। आप चाहते हो आपकी कंट्री तेज़ी से डेवलप करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को जल्दी से जल्दी कम पैसों में भेजना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके देश में सामान एक जगह से दूसरी जगह कम पैसों में जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन योर कंट्री। आपको अपने देश में रेलवेज का विकास करना होगा। देश के दूर दराज के एरियाज में भी रेलवेज को
पहुंचाना होगा। और जब ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, रेलवे दूर दराज के एरिया में सारी जगह आपके रेलवे का कनेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजफुल की जगह ना इंपॉर्टेंट कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में रेलवेज का विकास होगा, रेलवेज डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हर एरिया में रेलवेज पहुंचा होगा, तो हमारे देश के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5। अच्छा, नंबर 5 लिखो प्यारे बच्चों, प्रमोट्स टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। रेलवेज़ के लिए आपको पता है आज के टाइम में कितनी सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ चलती हैं। वो राजस्थान की एक गाड़ी चलती है, पैलेस ऑन व्हील्स, नाम सुना भी होगा, ठीक है। डेक्कन ओडिसी चलती है। ये सारी क्या है, बहुत महंगी और बहुत शानदार गाड़ियाँ हैं जो टूरिज्म के लिए, खास तौर पर टूरिस्ट के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो इंडिया के टूरिस्ट हों, चाहे वो फॉरेन के टूरिस्ट। तो इसी तरह से रेलवेज जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। बहुत सारी हमारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो स्पेशली हमारे देश के धार्मिक एरियाज़ को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि 4 धाम एक्सप्रेस हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। हमने गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस चला रखी है जो स्पेशली अमृतसर को कनेक्ट करती है, ठीक है। हमने नांदेड़ साहिब एक्सप्रेस चला रखी है जो नांदेड़ में जो उनका गुरुद्वारा सिखों का, उसको कनेक्ट करती है। तो इसीलिए मतलब कि हमारे देश में तिरुपति बालाजी तक गाड़ी अलग से जाती है। तो ये क्या है, हमारे देश में टूरिज्म को भी प्रमोट करने का काम करता है रेलवेज। देश के मतलब कि हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट को और इंटरनेशनल टूरिस्ट को हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम भी करता है। मतलब कि देश में टूरिज्म को प्रमोट करने का काम भी करता है रेलवेज। आपको सभी को पता होगा वो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, ठीक है, टीवी पर देखी भी होगी, खुद भी बैठे होंगे। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है। वो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है छोटी सी, जहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है। वो सारी क्या है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। उसमें टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो देश में टूरिज्म बढ़ता है, चाहे वो कालका शिमला रेलवे लाइन है, चाहे वो दार्जिलिंग रेलवे लाइन है, चाहे वो नीचे आपका उधर साउथ में जो पड़ता है एरिया, क्या उसका नाम है, साउथ में जो एरिया पड़ता है तो कौन सा आपका, जिसका सी से नाम शुरू होता है, ठीक है। साउथ में भी है ऐसी एक जगह, तो नीलगिरी हिल्स में चलती है वो, कोयम्बटूर वाली साइड में, नीलगिरी हिल्स में। तो वो ये सारी क्या है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टॉय ट्रेन से। तो मतलब रेलवेज ऑल्सो प्रमोट्स टूरिज्म इन अवर कंट्री, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज। क्लियर बेटा? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज। क्योंकि जैसे रेलवेज के कुछ फ़ायदे हैं ना, ऐसे रेलवेज के कुछ नुकसान भी हैं। ऐसे रेलवेज़ के कुछ नुकसान भी हैं रोडवेज़ के मुकाबले। नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन रेलवेज़ के मतलब कि एक तरह की लिमिटेशन है रोडवेज़ के मुकाबले। वो सारी भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे हमने याद होगा आपको रोडवेज़ वाले उसमें वीडियो पढ़ा था कि रोडवेज़ को बिछाना ज़्यादा आसान है, रेलवेज़ को बिछाना बड़ा मुश्किल काम है। सड़कों को हम लोग ऐसे इन दिस पे हम लोग ऐसे भी बिछा सकते हैं, लेकिन रेलवेज़ के लिए हमें बड़े बड़े पुल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टनल्स खोदनी पड़ती हैं, तो उसके लिए पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए रेलवेज़ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी वजह से रेलवेज़ जो है हमें माउंटेनियस रीजन्स में कम मिलती है और प्लेन रीजन्स में और प्लेट्यू रीजन ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ रेलवेज ऑल्सो एज कम्पेयर टू द रोडवेज, बट दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो बेटा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। Still you have any doubts, तो you can send me your doubts and queries in the comment section, ठीक है। I will answer all of your comments and queries, ठीक है। जितने भी मुझे बच्चे कमेंट्स करते हैं रेलवेज में, रेलवेज में नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेलवेज नहीं, आपके कमेंट्स में जितने मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, उन सभी के कमेंट्स के आंसर मैं उसमें देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ सेंड कर देना। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर कमेंट्स, ठीक है। चलो, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।